नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल खवसे। आज की खबर के प्रायोजक है यश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबरों को महत्व दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। दीक्षा भूमि नागपुर में लोग इकट्ठा होंगे और वहीं से यात्रा प्रारंभ की जाएगी और यात्रा का जो अंतिम पड़ाव होगा वो चैत्य भूमि, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियां हैं, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी पावन पवित्र धरती पे जाकर यात्रा का पहला पड़ाव जो है समापन होगा। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से फिर मैं कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं वो अपने शहरों में तैयारी करें और यात्रा का स्वागत करें, यात्रा को मजबूत बनाए। इस यात्रा से ही महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा। यहाँ पर आने के लिए और आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस है 14 अगस्त, और आज नागपुर में छोटे छोटे जनसभाएं भी हुई। जैसे कि अभी नितिन गजबे ने बताया आपको कि आने वाले 17 अगस्त 2025 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में पूरे महाराष्ट्र में धम्म ध्वज यात्रा के माध्यम से जन संवाद किया जाएगा। इस संवाद यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी जिलों में जाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। BT एक्ट 1949 क्या है ये समझाया जाएगा और किस तरह से बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी विरासतों पे कब्जा किया गया है, विरासतों पे अतिक्रमण किया गया है, बौद्ध संस्कृति विरासतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके स्वरूप को मिटाया गया है। ये तमाम ऐसे विषय जो बहुत संवेदनशील है और खास BT एक्ट महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो करीब 134 साल से समाज लड़ता आ रहा है, उस आंदोलन की दिशा और दशा अभी वर्तमान में क्या है। और 12 फरवरी 2025 से बोधगया में जो धरना शुरू हुआ, उस धरना को 90 दिन चलाया गया और 90 दिन के अगले दिन, बुद्ध पूर्णिमा से अगले दिन, महाबोधि महाविहार में जितनी उपासिकाएं यहाँ से नागपुर से महाराष्ट्र से गई थी, उनके साथ बौद्ध विहार परिसर में पुलिस के कुछ जो सिविल ड्रेस में थे उनके साथ मिलकर वहां के कुछ लोकल गुंडों लोगों ने जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाए, जिसके विरोध में नागपुर महाराष्ट्र की कुछ महिलाओं ने विरोध किया। विरोध करने पे उनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई और उनको वहां से घसीट के बाहर निकाल दिया गया। जिसके लिए हम वहां पहुंचे और पुलिस से कहा कि आपकी मौजूदगी में, आपकी होते हुए महाबोधि महाविहार जहां सुरक्षा के घेरे में रहता है, पुलिस को यहाँ पर हर तरह की चौकन्नी बरतनी पड़ती है। उसके बावजूद भी खास जब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना घट गई और पुलिस को पता भी नहीं चला। तो पुलिस उस समय मामले को दबाते हुए FIR की बात करने लगे कि FIR दर्ज करा दीजिए। कितनी बात ही हो रही थी कि वहां पर पहले से ही घात लगाए हुए खड़े थे, कुछ करीब करीब मुझे लगता 50-60 ऐसे लोकल के गुंडे बुला रखे थे और उनका हर साल यही काम होता है कि कभी डुंगेश्वरी पहाड़ी पे दहशतगर्दी पैदा करना, कभी महाबोधि महाविहार के आसपास खड़े होकर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाना।
और बौद्धों की आस्था और उनके विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करूं, जिससे कि बुद्धिस्ट लोगों की भावनाओं को ठेस लगे, थोड़ा वो भी क्रोधित हो और बात विवाद में बदल जाए, और विवाद का परिणाम ये हो कि वहां पर जितने श्रद्धालु बौद्ध उपासक जाते हैं उनमें एक दहशत पैदा हो जाए, वो महाबोधि महावीर जाना बंद कर दे। इस हादसे के बीच जब हम पहुंचे, पुलिस पर दबाव बनाया गया, उन लोगों ने नारेबाजी करी, हमारे लोगों ने भी फिर उसका जवाब दिया। इसी बीच बचाव के चलते हुए वो लोग तो भाग गए और हम लोग अपना वापस आंधरने की तरफ चले, तो पुलिस की कम से कम 8-10 गाड़ियां हमारे पीछे पीछे, और उस रात उन्होंने 1:30 बजे एक फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। मुकदमा लिखा गया, 68 दिन जेल काट के आए। प्रशासन पे क्या दबाव बना, कैसा दबाव बना, ये सब चीजें समझ में आई। तो धीरे धीरे समझते ये आया कि आंदोलन को केवल सरकार ही खत्म करना नहीं चाहती थी, पहले की भांति कुछ ऐसे स्वार्थी महत्वाकांक्षी लोग भी रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन की आड़ में इस आंदोलन खत्म करने के भी प्रयास किए। तो आज की हमारी कॉन्फ्रेंस ये सब मुद्दों को समाज के बीच में लेकर जाएगी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 15 मई को वहां से धरना हटने का कारण था कि समाज जागरूक नहीं हुआ, एकजुट नहीं हुआ, और सरकार ने आसानी से हमारा धरना हटा दिया। ये धरना तब हटाया गया, अगर सरकार हटाना चाहती तो तब हटा सकती थी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और सरकार ने बहुत बड़ा दबाव बनाया था। दबाव तो असर कर गया था, हमारे एक पक्ष ने तो लिखकर भी दे दिया था कि आंदोलन स्थगित करते हैं, पर हमारे होने की वजह से पुलिस आंदोलन हटा नहीं सकी। हमने जाकर विरोध किया, उनके प्रस्ताव को ठुकराया और प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रह गया, पर धरना खत्म नहीं हुआ। हमारे जेल जाने के बाद अब प्रशासन को, पुलिस को लगने लगा कि जो रोकने वाले थे वो जेल चले गए, अब यह धरना हटाया जा सकता है। तो फिर से अब तो वजह भी नहीं रही थी उनके पास। पहले तो माने जा सकते थे कि वजह थी कानूनी, प्रशासन का, सरकार का दबाव था कि भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर युद्ध हो रहा है, तो उस समय इमोशनली कोई भी डिसीजन लिया जा सकता था सरकार के हित में। पर इस बार तो अब भारत पाकिस्तान का युद्ध भी नहीं था, तो ऐसी कौन सी वजह बनी? ये सारी बातें कि 15 मई को धरना खत्म कर दिया गया। कौन सी साजिश हुई, किन किन लोगों की साजिश के बीच में ये साठगांठ बनी कि धरना खत्म हुआ? तो हमने जब जेल से बाहर निकले कहा कि धरना भले ही खत्म हो गया हो, पर हम आंदोलन को जिंदा रखेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे और देश में हर एक राज्य में जाकर भारत के बुद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करेंगे और एकजुट करेंगे। एकजुट करने की यात्रा है धम्मध्वज यात्रा। इसके माध्यम से सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में सभी जिलों में जाकर समाज को जागरूक करेंगे और एकजुट करेंगे। किन किन धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या क्या संगीन धाराएं लगी, क्या आरोप आपके ऊपर लगे? सबसे मुख्य धारा 307 एक धारा है जिसको अभी 109 कहते हैं। तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का जिक्र होता है कि मारने का प्रयास किया गया, और मेडिकल में मारने की कोई पुष्टि नहीं हुई, और एफआईआर में तो ये लिखा था कि पसली भी तोड़ दी है, दांत तोड़ दिए हैं, सर की हड्डी फ्रैक्चर कर दी है। तो जैसे समझो कि अब वो बचने लायक ही नहीं रहा। तो मेडिकल रिपोर्ट हुई तो मेडिकल में ना तो पसली का कोई इसमें कहीं टूटी हुई नजर आई, ना दांत टूटा हुआ नजर आया, ना सर की हड्डी टूटी नजर आई। तो मेडिकल की रिपोर्ट ने ये सिद्ध करा कि कुछ नहीं हुआ था। एक हल्की सी चेहरे पे खरोच थी, तो वो आपसी वैसे भी खरोच आ जाती है। तो ये फर्जी मुकदमा बनाया गया। मुकदमे को उतना स्ट्रांगली बनाया गया कि मेडिकल ऑफिसर के लोगों के ऊपर भी दबाव बनाया, जजों के ऊपर भी दबाव बनाया। आप सोचिए, जिस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें किसी को जेल में कितने दिन रख सकते हो? 1 हफ्ता कम से कम बस। और मुझे उसमें 68 डे रहना पड़ा, 68 दिन जेल में रहना पड़ा। 68 दिन जेल में मेरी एक बेल की ऑर्डर की फाइल भी कम से कम 3 सप्ताह तक ऑर्डर पे रखी गई। 3 सप्ताह तक ऑर्डर पास नहीं किया। तो जज जो कहते कि जज सबसे सुपर पावर होती जिले में, वो कहता था कि यहाँ एसपी के आदेश है और जब तक एसपी नहीं कहेगा तब तक हम ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो एफआईआर की सबसे बड़ी धारा 307 थी।
बंटी जी आपके ऊपर में जो है धम्मदान का आरोप लगाया गया है और उसके बाद धरना स्थल से आपको ऊपर में एफआईआर लिखी गई है बंटी सुमित पाल ने। देखो, हमारे मित्र ये कह रहे थे कि हम बंटी जी की पैरवी कर रहे हैं, बंटी जी को छुड़वाने के लिए वकीलों से बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, पैरवी तो बाद की बात है। उन्होंने सुमित पाल जी से मेरे ऊपर एफआईआर करवाई और ये एफआईआर कब लिखी गई? ये लिखी गई थी 9 मई को। 9 मई की तारीख याद होगी, जब ये सुबह डीएम कार्यालय में जाकर एक ऐसा पेपर था, उस पेपर पे सरकारी पत्र था वो, उसमें लिखा ये गया था कि आप भारत पाकिस्तान के युद्ध के सुरक्षा को ध्यान रखते हुए धरना स्थल को खत्म कीजिए। तो इन्होंने अपने सिग्नेचर करे, बाकायदा पुलिस की वो रिटर्न कॉपी है, उसमें बनते प्रज्ञाशील, आकाश लामा, सुमित पाल और 2 लोग और थे, जिसमें एक वही के बोध है। अब जानते हो, एक आदमी का मुझे नाम याद नहीं रहा। 5 लोग थे, 5 लोग हस्ताक्षर 9 मई के हुए और शाम को पुलिस स्टेशन में जाके वो कॉपी सबमिट कर दी। उस पे इन्होंने एक अपना वीडियो भी जारी कर दिया कि हम ये आंदोलन स्थगित करते हैं। आंदोलन स्थगित की उन्होंने घोषणा करी, वो वीडियो हमारे पास आया और हम वहीं से अपनी टीम को लेकर धरना स्थल पे 11 बजे पहुंचे। फोर्स वहां लगी हुई थी, 3-4 गाड़ियां पुलिस की खड़ी हुई थी, मीडिया बंधु भी यहाँ मौजूद है, ये मनोज अंतानी जी है उस समय मौजूद थे। वहां पहुंची, हमने कहा कि इनका जो प्रस्ताव जो सरकार को दिया है आंदोलन स्थगित करने का, इसको हम ठुकराते हैं, इससे हम सहमत नहीं है। सहमत क्यों नहीं, उसका हमने तर्क ये दिया था कि ये आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं है, ना तो इस आंदोलन को बनते बिनाचार्य ने खड़ा किया, ना आकाश लामा ने खड़ा किया। ये आंदोलन समाज ने मिलजुल कर खड़ा किया, पूरे देश के बुद्धिस्ट समाज ने मिलजुल कर खड़ा किया। एक एक चीज को जुटाया है, 1-1 रुपया गांव गांव से लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके वहां धरना स्थल पर भेजा, जब जाके धरना स्थल मजबूत हुआ है। तो ये फैसला एक व्यक्ति क्यों ले सकता है? 9 मई आज है, 12 तारीख को पूरे देश में आह्वान किया गया है कि पूरे देश से बुद्धिस्ट समाज बुद्ध पूर्णिमा को बोधगया में आ रहा है। और ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि भारत पाकिस्तान की सीमा का युद्ध जो है वो क्या बोधगया में ही लड़ा जा रहा था? ये हम पुलिस वालों से भी कह रहे हैं, ये बात सब पुलिस वालों से हो रही है कि क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध बोधगया के धरना स्थल पर ही लड़ा जा रहा है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी लग रही है? तो हमने जिस रुख में बोला, जिस तेवर में आके पुलिस से बोला था उस समय, वो सबने देखा और पुलिस को लगा कि बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पुलिस ने धरना स्थल पर हाथ नहीं डाला। यानी पुलिस के पास तो अब ताकत थी, पुलिस के पास तो ये बहाना था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, चाहती तो धरना हटा सकती थी, और उससे भय हो गया था कि बनते बिनाचारी के तेवर को देख के पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं दहशत तो पैदा हुई कि रात के 11 बजे आकर पुलिस की आंखों में आंखें डालकर जहां फोर्स खड़ी हो, पत्रकार भी खड़े हुए थे, वो स्थगित आंदोलन हुआ। तो वहां फोर्स है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, मीडिया बंधु है और मीडिया के तो गवाह है। सुमित पाल, आकाश लामा और बनते प्रज्ञाशील तो एक कुटी में बैठे थे एक साइड में, वो तो बोल भी नहीं थे, खड़े होके भी नहीं आए थे, आमने सामने तो पुलिस और हम खड़े थे। ये बात तो पुलिस के और हमारे बीच में चल रही है और ये बात तो समाज के हित में चल रही है कि हम आंदोलन को स्थगित होने नहीं देंगे। हमने उस रात को आंदोलन को खत्म होने से रुकवाया। तो ये बात का डर उनको होने लगा कि हमने उनकी बात पे पानी फेर दिया, उनकी मन से पानी फेर दिया, इसलिए कि उनकी मन से पानी फेरा गया। उन्होंने उसी होने के बाद में और ऐसी खबरें फैल रही है कि बनते बिनाचार्य आकाश लामा को मिलके आगे का आंदोलन करेंगे। बड़े बड़े अखबारों में देखिए क्या ये राज क्या है, बनते आकाश लामा से बनते बिनाचार्य मिलके आंदोलन करेंगे आगे का? तो मिल तो जाए, पहले लड़ेंगे तो तब, पहले मिल तो जाए। तो मैं तो आया हूँ, मैंने उस खबर ले ली कि आकाश अलग रह के कोई भी आंदोलन लड़ा नहीं जा सकता। उसमें आप अगर ये धम्म यात्रा आप निकाल रहे हैं, ये धम्म यात्रा उस आंदोलन को गति देने के लिए रहेंगी या आपके जो झगड़े हैं उसको और बढ़ाने के लिए रहेंगे? ये सबसे पहला प्रश्न, ये 2 अलग प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या ऐसी कोशिश नागपुर से हो रही है? कुछ लोग आपसे मिले हैं और क्या उस दिशा से
आपका क्या सकारात्मक रहेगा या मिलेंगे या नहीं होगा, क्या होगा? और दूसरा, ये आंदोलन क्या सिर्फ आपके झगड़े के लिए आप अपना पक्ष बताते जाएंगे, वो अपना पक्ष बताते जाएंगे, तो लोगों के सामने क्या यही दोनों का पक्ष जाएगा तो आंदोलन को गति कैसे मिलेगी? ये बात सत्य है। मेरी देखिए, हम सब अपना मैसेज, आप लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया पर डालते हैं, समाज देख सके। एक माध्यम है हमारे संदेश का। जो साथी मेरे सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप वहां पे कोई लिखित ऐसा कोई मेरा विरोध देखिए कि मैंने अब तक जो मेरे साथ हुआ उसका अब तक प्रतिकार भी किया होगा, नहीं किया। अब उनकी प्रोफाइल जाकर चेक कर लीजिए, बनते प्रज्ञा सिंह की प्रोफाइल जाकर चेक कर लीजिए। वो जेल में जाने से पहले भी लिखते थे, जेल में मैं चला गया तो भी लिखते थे। आप बताए, तो मैं जेल में रहा 68 दिन तो मैंने कुछ नहीं बोला होगा। आप गवाह है कि क्या 68 दिन उनकी जुबान बंद हुई? 68 दिन जुबान बंद नहीं हुई। मैं बाहर आया, मैं तब भी नहीं बोला। बाहर आने के बाद भी उनकी सोशल प्रोफाइल जाके देख लीजिए, वो आज भी लिखते हैं, कल भी एक पोस्ट डाली। सवाल ये नहीं कि हम एक होके लड़े, सवाल ये है क्या एक होने के लिए हमारी मंशा सही है? मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। मेरा पक्ष ये है, समाज जहां कहेगा वहां खड़ा होकर आंदोलन लड़ेंगे। समाज कैसे कहेंगे? आप अपनी कोशिश करेंगे? मेरी कोशिश समाज है, मेरी कोशिश समाज है। मैं तब भी कहा था कि 9 तारीख में समाज को आने दो, तब फैसला लेंगे। मैं आज फिर कह रहा हूं, आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, नागपुर के जितने लोगों ने मुझे फोन किया उनसे पूछ लीजिएगा, मेरे मोबाइल में मैसेज है, मैंने यस लिखा। समाज के हित से आगे मेरा कोई हित नहीं है। इस आंदोलन से बड़ी शक्ति मेरे पास नहीं है। आंदोलन के हित के लिए, आंदोलन की ताकत के लिए, आंदोलन की मजबूती के लिए जो चाहे समाज निर्णय ले ले, उस निर्णय को मानने के लिए तैयार है। भंते जी, मेरा एक सवाल है। ये जो अभी नागपुर से जो यात्रा निकल रही है, वो नागपुर से जो यात्रा का नाम दिया गया है वो धम्मध्वज यात्रा है, बराबर है? धम्मध्वज यात्रा और महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा, ये दोनों शब्द अलग है। इसमें ये महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा का कोई उल्लेख नहीं है। तो आयोजक मंडल क्या ये कंफ्यूज नहीं कर रहे? क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि उसके जिम्मेदार आप भी हो। धम्मध्वज यात्रा और महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा, अब धम्मध्वज यात्रा है या महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा है? मैंने बोला शुरू में, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से समाज में जाके जन संवाद किया जाएगा। इसका पूरा टैगलाइन ये है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से समाज में जाकर जन संवाद किया जाएगा। ये उसका उल्लेख कहीं नहीं है ना, महाबोधि महाविहार नहीं, उल्लेख है। आंदोलन के टप्पे क्या रहेंगे आपके? हाँ, उसी को मैं बता रहा हूँ। आंदोलन का उद्देश्य इसमें ये रहेगा कि बेटी एक्ट क्या है, इस यात्रा के माध्यम से जन जन को समझाया जाएगा। बेटी एक्ट में जो 9 सदस्य है, उन 9 सदस्यों में जो 4 बुद्धिस्ट है, उनके हर तीसरे साल पे चुनाव होता है। 4 हिंदू है, उनमें 4 हिंदू में 3 हिंदुओं का हर तीसरे साल चुनाव होता है, पर एक हिंदू जिसको महंत कहते हैं, उस महंत का चुनाव नहीं होता। वो ऐसे है जैसे समझने के लिए जैसे कोई लिमिटेड प्राइवेट कंपनी बना दो और उस कंपनी का उसे बना दो ओनर, ना वो कभी वहां से हटेगा, ना हटाने का कोई प्रावधान है। उसके बाद उसका बच्चा, उसके बच्चे के बाद उसका बच्चा, यानी परंपरागत वो उसके मालिक रहेंगे। इस एक्ट में सबसे बड़ा जो घालमेल है ये हुआ, यहाँ लोकतंत्र भी खत्म किया गया। दूसरी बात ये, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 134 साल से चल रहा है, तो 134 साल से आज तक सरकार को बुद्धिस्टों की पीड़ा क्यों सुनाई नहीं दी? क्या भारत में बुद्धिस्टों को इग्नोर किया जा रहा है? जो भारत बुद्ध संस्कृति से बना है, भारत की पहचान बुद्ध से हुई है, भारत की विरासत ही दुनिया भर में विश्व गुरु का भारत को सम्मान दिलाती है, तो वही भारत में बुद्ध को मानने वाले अनुयायियों के साथ ये अन्याय क्यों होता है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, तो बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले अनुयायियों का और बाबा साहब के सम्मान को आज तक अनादर क्यों किया गया है? ये सारे मुद्दे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संबंध में ये सारे इस यात्रा के माध्यम से बताए जाएंगे। क्या रोड मैप है? दूसरा एक में एक हो रहेगा, इसमें सबसे बड़ा
जो हम इसका निष्कर्ष निकाल के चलेंगे, उसका निष्कर्ष ये रहेगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए अब तक जो 134 साल तक प्रयास किया गया, इन प्रयासों को सबको हमने रिसर्च करा, सब पे ध्यान दिया, सबको पूरा स्टडी कर लिया, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि समाज को जागरूक करना पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे जैसे समाज जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे हम समाज को एकजुट करते जाएंगे। और हमने 12 फरवरी 2026 तक लक्ष्य बना के चल रहे कि भारत के तमाम राज्यों में जाकर ऐसे यात्रा और सभाएं करते हुए हम 12 फरवरी तक 2026 तक भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करने का काम करेंगे। और फिर वही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में दिया था कि ये मामला हिंदू की मंदिर का और मुसलमानों की मस्जिद के बीच का नहीं है, ये मामला भारत के करोड़ों हिंदू की आस्था का है। पहले मंदिर मस्जिद हटा दिया उन्होंने आधार दिया भारत के करोड़ों हिंदू की आस्था का मामला। तो फिर हम बुद्धिस्ट भी कहेंगे कि ये मामला केवल सरकार और महाबोधि महाविहार का नहीं है, ये मामला भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है, विश्वास का है। तो उस फैसले को फिर दोबारा से दोहराया जाएगा। आप जागरूकता की बात की है ना, जागरूकता से एकजुटता आएगी ऐसे आप बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ दो घंटे जी ही जागरूक नहीं है और उनमें ही एकजुटता नहीं है, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? देखिए, एकजुटता का आधार होता है विचारों का मिल जाना है, और जब तक विचार नहीं मिलेंगे, दो लोग तो नहीं मिल सकते, अगर विचार मिल जाए तो अनेकों मिल जाते हैं। दो लोग क्यों नहीं मिले, इसका सबसे बड़ा आधार यह है कि मैं अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हूं और वो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है। और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट जो है शुरू से बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं मानते। पर जो समाज है भारत में, जो समाज है, जो बुद्धिस्ट है, वो पूरा समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद बुद्धिस्ट हुआ है। तो हम उस समाज को एकजुट कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी में अपना विश्वास, अपनी आस्था रखते हैं। हम उस समाज को एकजुट करेंगे कि वो समाज इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने, इस आंदोलन का वो इसका जिम्मा ले, अपने कंधों पे इसको उठा के लेके चले, हम उसको एकजुट करेंगे। बंटी जी, जहाँ पर जागरूक करना चाहिए वहाँ पे लोग जागरूक नहीं है, बिहार में खास करके, क्योंकि बिहार में जो भी आंदोलन होते हैं वहाँ पे फेलिवर चले जाते हैं। जहाँ पर जागृति है, जैसे महाराष्ट्र में लोग जागरूक है, वहीं पे बार बार आंदोलन होते जा रहे हैं। लामा जी भी यहीं पे आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे मशाल यात्रा निकाली है, आप भी यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। बिहार में कब जागृति करेंगे और बिहार के लोगों को कब जागरूक करेंगे? देखिए, ये ऐसा है जैसे चीजों को ट्रांसफर कर देना। महाराष्ट्र में क्यों किया जा रहा है? ये उपजाऊ जमीन है, यहाँ फसल तैयार होती है और यहाँ की फसल को फिर वहां पे जो फसल है तैयार अभी नहीं हो रही है, तो वहां के लोगों को फसल करना सिखाया जाएगा। ये उदाहरण देकर कि महाराष्ट्र के लोगों ने फसल तैयार कर दी, तो महाराष्ट्र की जनता ही बिहार जाएगी, सिखाएगी जाके उनको कि हम लोग तैयार होके आ गए, हम आंदोलन की ताकत बन के आ गए हैं, अब आप लोग हमारे साथ मिलकर चलो। हम अभी तक बिहार में गए हैं तो कम संख्या में गए हैं, हम इस बार कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में जाएंगे, जिससे बिहार वाले बुद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को भी गर्व हो कि देश भर का बुद्धिस्ट आ गया, देश भर का बहुजन समाज आ गया, देश भर का अम्बेडकरवादी आ गया, अब कम से कम उनको भी शर्म आ जानी चाहिए। तो ये देखकर शायद उनको शर्म आ जाए, वो लोग भी खड़े हो जाए। इसी के रिगार्डिंग एक सवाल है मेरा, जैसे गंगेश्वर में जो प्रकरण हुआ है नागपुर वाले के साथ या जो भी हुआ है, वहाँ पे जो स्थानिक बुद्धिस्ट लोग हैं उनका कहना है, वो पैर पड़ रहे थे, उनका कहना है कि आप लोग 2 दिन के लिए आते हो और ये सब चीजें होती है, मगर झेलना हमको पड़ता है क्योंकि हमको प्रोटेक्शन नहीं, वो लोग हमारे घर में घुस के मारते हैं, हमारे घर जलाने की धमकी देते हैं, तो आप कृपया ऐसा मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो ये इसके ऊपर ये मैं कह रहा, जैसे भारत में ये लामा छोटे हैं, वैसे भी गृहस्थी एक भारत के बड़े लामा हो रहे हैं, जानते हो? दलाई लामा जी को जानते हैं, तो दलाई लामा जी को जानते हैं, दलाई लामा जी भी बुद्धिस्ट है, और अगर वहां से कोई पंडित उनसे कहे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना है तो जल चढ़ा देंगे। पर क्या भारत का कोई अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट भिक्षु हो या वो उपासक हो, उसको कहे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, चढ़ा देगा? वो नहीं चढ़ा सकता। वो उखाड़ तो सकता है पर जल नहीं चढ़ा सकता। तो ये फर्क है, इसीलिए आंदोलन को अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट ही चलाना चाहिए, चलाएगा, और वो इसको जीत सकता है। और इसकी एक खास और बात बता दें, हम इस बार ये आंदोलन सफल क्यों हो जाएगा कि 2 पिछले आंदोलन को अगर हम उसका रिसर्च करें तो उसमें एक खामी रही जिससे उन लोगों ने अपनी साजिशों में कामयाबी पाई। जब अनागारिक धम्मपाल भारत में आए, उनका आंदोलन भारत में फैलने लगा, तो यहाँ पर कुछ जो सामंतवादी लोग हैं, जो महाबोधि महाविहार पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भारत में प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका के रहने वाले हैं।
और भारत के बुद्धिस्टों को और हिंदुओं के बीच में विवाद पैदा करना चाहते। इससे उनको लाभ मिल गया। उस समय भारत में बुद्धिस्ट जागरूक नहीं था, बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं थे और ये बात उनकी समझ में आ गई और वो अनागरिक से थोड़ा दूरी बनाने लगे। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। दूसरी मेरा एक सवाल है, पहले बात पूरी हो जाने दो। दूसरे आंदोलन जब खड़ा हुआ, भदंत सुरेश देसाई ने लड़ा, तो भदंत सुरेश देसाई के आंदोलन को भी कमजोर कर दिया गया इसी आधार पे कि वो जापान से थे। तो ये प्लस पॉइंट है इस बार कि इस बार ना तो श्रीलंका से है, ना जापान से, ना किसी देश से। इस बार आंदोलन देश से लड़ा जा रहा है और खास बात है अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों के आधार पर लड़ा जा रहा है। उनके हाथों में ये आंदोलन है, इसलिए जीत निश्चित है। मंत्री जी, महाबोधि महाविहार तो ये मुक्त होना ही चाहिए और आपके नेतृत्व में ही होना चाहिए, लेकिन एक खास बात ये है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर, धम्मदान को लेकर काफी बवाल हुआ। उसमें मीनाचार्य जी भी आए और लामा जी भी आए, लेकिन अभी जो यात्रा निकल रही है उसमें भी धम्मदान दिया जाएगा, तो इसका लेखा जोखा किसके खाते में जाएगा और किस प्रकार से इसका लेखा जोखा रहेगा? धम्मदान से ही दानादान हुई है। देखिए, धम्मदान से दानादान नहीं हुई है, ये दानादान हुई है। जिसको कुर्सी पे बैठना होता है ना, दानादान वहां होती है। देखिए, धम्मदान ये समाज की एक ऐसी आस्था है जो इस उद्देश्य से देती है कि वो जिस उद्देश्य के लिए दिया गया उस उद्देश्य में वो लग जाए जाके। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन लोगों के लिए एक ऐसा विषय है जैसे उनके लिए घर का अपना कोई सामान। इस जैसे इंसान जीविका के लिए भोजन सबसे बड़ी उसकी जीविका का साधन है, बिना भोजन के वो जी नहीं सकता, वैसे आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन लोगों की जिंदगी का एक सवाल बन चुका है, उनके सम्मान का सवाल बन चुका है, उनके गौरव का, स्वाभिमान का एक सवाल बन चुका है। उसके लिए जो दान दिया गया है और जितने आयोजक लोग धम्मध्वज यात्रा को जो आयोजित कर रहे हैं, उस यात्रा में मुख्यतः वो मुझे लेके यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चलाई जाएगी। तो सबसे पहली जिम्मेदारी इसमें मेरी बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी इसमें मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं धम्मदान को बहुत उपासक वो मेरे हाथ से देंगे, वो मेरे हाथ से जाएगा तो मुझे पता होना चाहिए कि वो धम्मदान कहां जा रहा है। तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, 17 अगस्त से 24 सितंबर तक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये जनसंवाद यात्रा, जो धम्मध्वज यात्रा का नाम दिया गया है, इस यात्रा में महाराष्ट्र राज्य से जितने भी उपासक बुद्धिस्ट समाज इसमें अपना सहयोग, अपनी श्रद्धा से दान देंगे, उनके दान की 1 रुपये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पे खर्च की जाएगी। इसका हिसाब 1 रुपये का समाज के बीच में रखा जाएगा। मंत्री, एक आखिरी सवाल है, अभी जो 25 सदस्यीय समिति आनंद फानंद में सरकार ने बनाई है, उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व वो करे तो भारत सरकार को, उस पर क्या कहना है? ये मैं ही कहना चाहता था, वो बात समझ में भी आ जानी चाहिए। मैं तो खास कह रहा कि बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों की बुद्धि कब खुलेगी, कब जगेंगे ये लोग। इस आंदोलन से घबरा कर, वो घबरा तो गई तो पता चल गया कि जो काम आज तक नहीं किया उन्होंने, जो काम आज तक नहीं किया वो काम इन्होंने अब कर दिया। 25 लोगों की सलाहकार कमेटी बनाई, 25 लोगों की सलाहकार कमेटी बनाई। 25 लोगों में 10 लोग चुने, कौन से? जो अलग भारत के बाहर कंट्रियां बुद्धिस्ट हैं। भारत के बाहर 10 बुद्धिस्ट कंट्रियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल लिया उन्होंने। भारत के अंदर सबसे प्रमुख नाम लिया दलाई लामा जी का। मुझे ये बताओ, बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों का नाम क्यों नहीं लेते? भारत में भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बनाई गई संस्था है। बाबा साहब की संस्था से क्यों नाम नहीं लिया गया? बाबा साहब की संस्था प्रमुखता भारत में इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। बाबा साहब की संस्था से एक नहीं नाम लिया गया, तो प्रमुख दलाई लामा जी को लिया गया, क्योंकि दलाई लामा के होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दलाई लामा जी के बाद उन्होंने, सरकार ने अपने कुछ सांसदों को, विधायकों को लिया। तीसरे नंबर पे उन्होंने बोध गया के कुछ सरकारी कर्मचारियों को लिया। चौथे नंबर पे उन्होंने बोध गया के पार्षद और वहां के सभासदों को लिया। ऐसे करके 25 लोगों की कमेटी बना दी। अब 25 लोग एडवाइस करेंगे। कौन सी एडवाइस करेंगे? जो भारत के बाहर है 10 लोग, वो क्या एडवाइस देंगे?
और जो भारत के भीतर है उनको बौद्ध धर्म के बारे में पता नहीं है। दलाई लामा जी केवल लामा संस्कृति के बारे में जानते हैं। उन्होंने आज तक भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कैसा धर्म चाहते हैं भारत में, उस पर आज तक उन्होंने चिंतन नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया। तो सवाल यह है कि इन 25 लोगों की कमेटी में बुद्धिस्ट अंबेडकरवादी कितने हैं? इसमें लामा लोग तो मिल जाएंगे, उनको लामाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या है कि अंबेडकरवादी होने वाला जो विचारधारा है उससे खतरा उनको है। तो यह समझना चाहिए कि भाई लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है अंबेडकरवादी बुद्धिस्टों से, इसलिए दलाई लामा जी को भी लेकर उनको कोई चिंता नहीं है। वो ले भी सकते, पद भी दे सकते हैं, और एक दिन तो ये भी आएगा, कह भी देंगे। अगर लगेगा हमारा आंदोलन मजबूत होता रहा ना, भविष्य में ये भी हो सकता है वो कहेंगे ठीक है बीटी एक्ट रद्द कर दो, बुद्धिस्टों को देते हैं। उस दिन आप भी सर मारोगे फिर दीवार में, बुद्धिस्टों को देते हैं, पर किनको? जिनको आज कमेटी में रखा है। फिर क्या को रखा उन बुद्धिस्टों को वो सौंप देंगे। तो आपने दान भी दिया, आंदोलन भी चलाया, संख्या भी एकजुट करी। देश में आंदोलन कौन चला रहा है? नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग आते हैं आप बताओ ना? नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग आते हैं? अगर 1000 लोग हम जाते तो वहां से 5 लोग आते। आप सोचो हम क्या कर रहे हैं? आंदोलन हम चलाने वाले, मुकदमे हमारे ऊपर लिखे जाए, 1 रुपया चंदा इकट्ठा करके आंदोलन हम चलाए, दान हम दे, और आंदोलन की भूमिका कौन बनाए? जो उस आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं है। मुझे बताओ ये आंदोलन क्या आपके द्वारा नहीं चल सकता? तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को समझो। अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। दूसरे के कंधों पे लड़ाई लड़ोगे तो बेच दिए जाओगे या बिकवा दिए जाओगे। बंदे चलते चलते 16 और 17 तारीख को प्रोग्राम आपको उसकी अपील करना चाहिए। 24 तारीख तक आप साथ में रहेंगे? हाँ, मैं 17 अगस्त से 24 सितंबर तक महाराष्ट्र के सभी जिलों में जितने भी धर्म उपासक उपासिकाएं हैं और जितनी भी बौद्ध संस्थाएं हैं, बौद्ध संगठन है, बहुजन समाज में काम करने वाले तमाम उन संगठनों से मेरा निवेदन है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पूरे देश में एक ताकत वजूद के साथ खड़ा हो चुका है। और जैसे जैसे हम इस पे विचार करते जा रहे, सुप्रीम कोर्ट तक हमने विचार किया, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होती जा रही है, और जल्द ही हम लोग वहां पर एक अच्छे वकील को भी अपॉइंट करेंगे। तो लगता है कि हम इस आंदोलन को जीत लेंगे। उसके लिए जो यात्रा निकाली जा रही है 17 अगस्त से 24 सितंबर तक चलेगी, जिस यात्रा का उद्देश्य रहेगा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से समाज में जाकर जन संवाद किया जाएगा। यह जन संवाद समाज के बीच में होगा और उनको समझाया जाएगा कि बीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए, और 134 साल से आंदोलन चल रहा है वह आज तक सफल क्यों नहीं हुआ। इस तमाम मुद्दों को लेकर समाज के बीच में जाएंगे और मैं लगातार 17 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जन संवाद यात्रा में रहूंगा। खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।